आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यानी 1 जून को बैठक हुई। हमेशा बैठक बुधवार को होती है, लेकिन आज दूसरे कार्यकाल का ये पहली कैबिनेट, दूसरे कार्यकाल की 1 साल पूरे होने पर पहली कैबिनेट की मीटिंग है, इसलिए ये सोमवार को आज हुई है, पहला कामकाज का दिन है। तो इसके आज नितिन गडकरी जी है साथ में, जो मुख्य एमएसएमई के बारे में बहुत सारे निर्णय है, और तोमर जी है, एग्रीकल्चर के बारे में निर्णय है। मैं शुरू में जो निर्णय हुआ उसका एक अंश आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार 1 जून 2020 को संपन्न हुई। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमए कहा जाता है, एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है, उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है,
इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, यह आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहले नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी
31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला और एमएसएमई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का ये किया है। दोनों मंत्री आपके समक्ष है। मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं। अच्छा, पहले तोमर जी अपनी कृषि के संबंध में रखेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित आम आदमी को राहत और मदद देने की दृष्टि से निर्णय किए गए। उन निर्णयों की कुछ झलक माननीय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में दी है। मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वायरस का संकट के समय भी जब लॉकडाउन रहा, उस समय भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव और गरीब किसान निर्णयों के केंद्र में हमेशा रहा। चाहे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राहत देने का सवाल हो या कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके इस दृष्टि से अनुमतियां देने का सवाल हो। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बम्पर पैदावार करके किसान ने देश को समर्पित की है। सरकार उपार्जन के प्रति भी काफ़ी गंभीर थी और इसलिए उपार्जन की प्रक्रिया अभी चली रही है, लेकिन आज दिनांक तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष यह 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। ये गत वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन थी। आप सबके ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने एक अध्ययन के बाद अपनी रिकमेंडेशन की थी
और ये रिकमेंडेशन काफ़ी देश में घूमती रही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन रिकमेंडेशनों को स्वीकार भी किया गया और अमल भी किया गया। और पिछले बार रबी की जो दरें घोषित की गई थी, उन्हीं दरों पर ये जो मैंने बताया कि उपार्जन का काम हुआ है। आज फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 150 उस 83% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है। अगर हम देखेंगे तो सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है। तो इस बार ये थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पिछले बार 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की स्थिति आई थी। तो यह ब्याज छूट योजना के अंतर्गत देश भर का किसान ये सोच रहा था कि 31 मार्च को नहीं हो पाया, फिर उसको आशा बंधी 31 मई, लेकिन 31 मई को भी वो अवसर नहीं आ पाया, तो इसलिए फिर 31 अगस्त तक की ये छूट प्रदान की गई है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। मुख्य रूप से मुझे इतना ही कहना है, बाकी नितिन जी आए हैं अपने सूक्ष्म उद्योगों के बारे में जो बड़े निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी। हमारे देश के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश में अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई है और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, 3 बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर।
हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी, वो 10 करोड़ की हुई है, और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को, जो पैकेज हुआ था, उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ, क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरेक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए, और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है, और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है, और इससे निश्चित रूप से हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी और एमएसएमई के करके जो एडवांटेज है वो सभी प्रायोरिटी के रूप में हमारे इंडस्ट्री को मिलेंगे, और इससे नए रोजगार भी निर्माण होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका सहभाग भी अच्छा होगा। दूसरे दो महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया। रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने 2 रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे। आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। 2 थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था। तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था, और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है, और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपीए अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग, अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं, तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज़्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे,
और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नाउंस में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है उनको इसका फायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है और ये 20,000 करोड़ ये फंड का उपयोग होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से आपको पता है कि हमारे बड़े इंडस्ट्री जो होती है, जो आप 3 बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। और ये जो बड़े इंडस्ट्री है इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं, खरीदते हैं, ये आपको पता है। एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी, तो अभी हमने एक 10,000 करोड़ का शुरुआती योगदान दिया है और इस फंड को बाकी के फंड ऐड करके ये 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। और जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, आपको याद होगा कि बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में मैंने 20 एमएसएमई को कैपिटल मार्केट के लिए उसका लॉन्चिंग किया था। तो अब कुछ एमएसएमई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, उन्हें बैंक के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम उनको पहले ही उनके फंड के लिए हम उसमें हमारी इक्विटी खरीदी करेंगे। वो मैक्सिमम 15% है, जो भी है उसकी फंड उसमें हम खरीद सकते हैं और ये इक्विटी के कारण उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर वो जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो उनका जो 10 रुपए का शेयर है उसमें हमने खरीद लिया तो उस ताकत में देगी उसको। और उसके बाद में उसका शेयर कभी 25 का होगा, कभी 30 का होगा, कभी 40 का होगा। और शेयर मार्केट आपको पता है, तो जैसे वो शेयर अगर 30-40 का होगा तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे और दूसरे को पैसे देंगे। तो इस प्रकार से जो अच्छे यूनिट्स हैं, जिनका बैलेंस शीट अच्छी है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जिनका रेटिंग अच्छा है और जिनका जीएसटी रिकॉर्ड, टर्नओवर रिकॉर्ड बैंक का अच्छा है, ऐसे लोगों को हम क्राइटेरिया करके इस प्रकार का मार्केट में जिनका लिस्टिंग हो सकता है, ऐसे एमएसएमई को हम पूरा ताकत देंगे और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये यूनिट भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये 2 फंड है, क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई, जिसका आज 50,000 करोड़ की शुरुआत होगी और ये रिवॉल्विंग फंड होते होते मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सोचता हूँ 3-4 साल में ये 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो ये एक को दिया, एक से निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया, धीरे धीरे हमारी एमएसएमई ये शेयर मार्केट की तरफ, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाएगी और जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको बाहर से फिर जनता उसमें निवेश करेगी और ये एक बहुत अच्छा गेटवे इसके कारण ओपन हुआ है। तो ये दोनों निर्णय फंड्स के बारे में, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा ये फंड ऑफ फंड, और उसके साथ एमएसएमई की डेफिनेशन बदलने का जो निर्णय हुआ है, ये अपने आप में आज तक के इतिहास में, ये 2006 में था, बहुत बार ये डेफिनेशन बदलने के प्रयास किए गए थे पर वो संभव नहीं हुए। इस बार पूरी तरह प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा सपोर्ट किया, वित्त मंत्री जी ने किया और मैं एमएसएमई मंत्री होने के नाते देश के तमाम उद्योजकों की ओर से, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रोजगार निर्माण करता है, जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है और जो डिपार्टमेंट देश की वेल्थ में बैकबोन है, ऐसे डिपार्टमेंट में इन लोगों को स्ट्रांग करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में, इस संकट के समय में निश्चित रूप से उपयोगी होंगे और आएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस विभाग का मंत्री होने के नाते इन तीनों निर्णय के लिए करता हूँ। केंद्र कैबिनेट निष्पत्ति मोदी सरकार 2.0 प्रथम वर्ष पूर्ति पर प्रथम कैबिनेट बैठक एवं बैठक रे जहाँ सूचना दि जाइछि कि जो भाव में एमएससी सेक्टर संकट रही तेणु ताको जीवदान देवा लगी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि केंद्र कैबिनेट मीटिंग रे ता सहित कृषक क्षेत्र पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नि जेमिति कि 14टी शस्य लगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात एमएसपी 1800 प्राइस को बढ़ावा योजना निष्पत्ति नि धानर एमएसपी को 1868 टंका को वृद्धि निष्पत्ति नि भाव में जदि आम देखा एमएसएमई डेफिनेशन रिविजन लगी कैबिनेट निष्पत्ति नि तार इक्विटी स्कीम को अनुमति दी एमएसएमई लगी 20,000 कोटी सैंक्शन भी करा जायछि। अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि तेज आसंत शुणा कौन कहते केंद्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार 1 जून 2020 को संपन्न हुई। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमए कहा जाता है, एमएसएमई, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर ही भारत सरकार की ओर से 20% तक एडिशनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल में या इसमें मिल सकता है। तो उसमें अगर वो स्टार्टअप रजिस्टर है तो सबको इसका फायदा मिलेगा जो इस नॉर्म में आते हैं। 241 आप तो बट सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों को जो सुविधा दी गई थी वो पहले 31 मई तक दी गई थी, अब उसे 31 अगस्त तक कर दिया गया था। तो क्या हम ऐसा मान के चले कि जो सरकार सोच रही थी कि पहले मई तक या जून तक कोरोना पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, अब उस डेट को 31 अगस्त तक कर दिया गया है? कोई लिंक नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है। ये कोई सवाल क्या है कि कोई भी 104 सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भविष्य वक्ता नहीं है। संकट की जब परिस्थिति रहती है तो स्वाभाविक रूप से ये कोशिश की जाती है कि इस घड़ी में असुविधा तो होगी ही, लेकिन असुविधा कम से कम हो, और असुविधा को सुविधा में बदलना अगर सरकार के निर्णय के माध्यम से हो सकता है तो सरकार उस दिशा में निर्णय लेती है। पहले लगता था कि 31 मई तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, किसान जमा कर देगा, लेकिन जब सब तरफ से फीडबैक आया कि अभी जमा करने में कठिनाई है और सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए 31 मई को बढ़ाकर 31 अगस्त किया। इसको इधर उधर जाके देखना मुझे लगता है उचित नहीं है। 104 सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये, किसानों के लिए आपने जो ऐलान किया है कर्ज पे ब्याज सस्ता करने का, तो जो किसान समय पे कर चुकाते हैं उनको अतिरिक्त ब्याज में छूट देंगे। तो अब तक के रिकॉर्ड क्या कहता है, कितने किसान अतिरिक्त ब्याज में छूट के हकदार होंगे जो समय पर कर चुकाते हैं? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान सरकार ने APMC एक्ट की जगह नया कानून लाने का भी ऐलान किया था, वो कब तक हम इसको देख सकते हैं जमीन पे? कि ब्याज पर जो छूट की बात कही है, यह योजना पहले से जारी है और मैंने गत वर्ष का भी आंकड़ा आपके समक्ष रखा कि गत वर्ष ब्याज सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपए व्यय करने की स्थिति है। अगले बार जब ये परिस्थिति आएगी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो KCC के माध्यम से अभी किसानों के पास 4 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण है, और सरकार ने अभी जब पैकेज की घोषणा की थी और उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को चित्रकूट में घोषित किया था, तब यह कहा था कि हम KCC 100% किसानों को देंगे, और अभी लगभग 6 करोड़ 65 लाख से अधिक किसान हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। 2.5-3 करोड़ किसान अभी ऐसे हैं
जिनको इस स्कीम के अंतर्गत और कवर किया जाना है। पिछले दिनों जब फरवरी में इस अभियान की घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय 15 एक दिन काम चला था, उसमें लगभग 75 लाख किसानों ने अपना एप्लीकेशन जमा किया था और उसमें लगभग 41 लाख किसानों की स्वीकृतियां भी बैंक ने कर दी थी और 22 लाख किसानों को ये पैसा दे भी दिया था। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो बीच में गतिविधि थम गई है, लेकिन अभी पैकेज में भी इसकी घोषणा की गई है। हम अभियान चला के कोशिश करेंगे कि जल्द ही ये 2.5-3 करोड़ जो किसान बचे हुए हैं इनको केसीसी के कवर के अंतर्गत लाया जाए और ये सब आ जाएंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया और नीचे किसानों के पास पहुंचेगा। और वैसे भी अगर इस स्कीम के अंतर्गत देखें और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जो किसान ऋण लेते हैं, कुछ केसीसी के माध्यम से लेते हैं, कुछ सीधा भी बैंकों से अन्य स्कीम के माध्यम से। आज केंद्र कैबिनेट मीटिंग रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि, खास करी एमएसएमई सेक्टर कृषि क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। कृषि क्षेत्र पई जदि आमे देखिबा चासी मानक पई जो समय रहितिला कि से समयटी को अवधि को बढ़ा जायछि, अगस्त पर्यंत बढ़ा जायछि। चासी मानक ऋण सुझिबा पई मध्ये समय दिया जायछि और जो माने ऋण मध्ये सुझि सारी छंती सेमानक 4% सुध हार रे मध्ये 3 लाख टंकार ऋण जोगे देबा पई जहाँ निष्पत्ति सेपटे 14टी फसल एमएसपी को वृद्धि करा सहित खासकर धानर एमएसपी को 1868 टंका को वृद्धि कराई। तो एने आलोचना करने आम सहित रही चाषी नेता अक्षय रही से तो अक्षय कुमार रही चाषी नेता आम सहित आलोचना करने आपको स्वागत करुच्ची। अक्षय बाबू कौन रखिए प्रतिक्रिया जो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कोरोना समय जो भाव में प्रभावित होती देशर अर्थनीति ता सहित कृषि क्षेत्र तेणु आपको किभली भाव में पुनर्जीवित कर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं केंद्र कैबिनेट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार कौन रखिए प्रतिक्रिया। एमएसपी वृद्धि कराई धानर 1868 टंका को वृद्धि कराई, ऋण सुझापी टाइम दिखाई, जो मैंने ऋण सुझी सारी से 4% सुध हार 3 लाख टंका ऋण जोगे देवार निष्पत्ति नि जायछि, कौन रखिए प्रतिक्रिया। पर्यंत जोटा चाषी कोरोना मरीगला ना धान बिकी पारा ना मंडी धान बिकी पारा ना तार मुग अमल कर पारा ना परिया बिकी पारा मैं चाषी मरीगला। ये समय केते सरकार घोषणा कर मात्र 50-60 टका बढ़ाऊँ तार एमएसपी उपर जोटा कि समुद्र को संख्या भाया। एवं द्वितीय कथा जो लोन दवा कथा कहले लोन दे पारे 4% लोन देवे केंद्र सरकार गोटा देखिया कथा जिते चाषी मरी तार कौन से आधार ना आधार ही नष्ट हो जाए अकाउंट रे 5,000 टका न पकईकि सरकार कहते लोन देवाई। तेणु ये भूल गोटे प्रहसन कि से लोन से आने जीव कौन से तो मरीगला से तो जापर कि लोन आने लोन आने से तो लोन कर्ज कर आत्महत्या कर लगे। अक्षय कुमार से जहाँ निष्पत्ति कि कहुई जेहेतु बर्तमान जो एमएसपी को वृद्धि करागला ता द्वारा प्राय 50 ରୁ 83% पर्यंत चाषी को लाभ मिले। प्रधानमंत्री कहते कि स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करके 1.5 गुणा बढ़ेबे एवं प्रति थरक सरकार कौन कर प्रधानमंत्री से 50-60 टका बढ़ाऊँ। एथरक 1815 थी 50 टका बढ़े से घोषणा कले 1868 हारारी 53 टका बढ़ाऊँ। तेणु गोटे कौन एगुटा चाषी को गोटे प्रहसन ये चाषी कौन चाषी खर्च के खर्च कर पाऊनी एवं बर्तमान तो कोरोना ये से पूरा मरी जाइए तार सबू क्षेत्र से सफर कर केस सरकार भाविबे खाली गोटे कौन देखा भाया कि कौन जुआ बढ़ला भाया आम चाषी करदेनि गोटे बाहवा नापी कि असल कथा चाषी करते एमएसपी प्रकृत 1.5 गुणा बढ़े था जदि प्रकृत अकाउंट 5,000 पकई था चाषी बचो चाष कर एमएसपी वृद्धि द्वारा से लाभ मिलबनी जदि ता बदल में चाषी अकाउंट को टंका ट्रांसफर कराई था अधिक फायदा मिलता एमएसपी द्वारा ही लाभ मिल एमएसपी के एमएसपी गोटे 1.5 गुणा कहते संविधान कमिशन रिपोर्ट आधार में 50-60 टका बढ़ुचे जी खर्च से पाऊनी सी जी खर्च कर पाऊनी
प्रथम एमएसपी जोटा खर्च से कर तार 1.5 गुण प्रकृति देवा कथा सेटा घोषणा करिया कथा एवं द्वितीय कथा जे कोरोना संदर्भ में चाषी मरी जाइए मिनिमम अकाउंट रे 5000 टका पकड़ा कथा ताल जे चाषी बचिबो केमी तो मूल हमको प्राइस नहीं जो कही आसु तार पेंशन आधार ये कर तार ये नष्ट होगा तार आधार ही नष्ट होगा बर्तमान कोरोना अर्थात माने जो एमएसपी वृद्धि कथा कही सरकार कहउछंती गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति नेउछंती सेतरे कोनसे सेते भी आधार नै बोली जे आपण कहउछंती कि मात्र खेलुछन चाषी तो ऐतिहासिक निष्पत्ति 50-60 टका पर्यंत ऐतिहासिक निष्पत्ति से खर्च करिबो 2000 टका से 2000 टका पाइबनी 2000 खर्च करिबो क्षति को से पाइबनी आ तार से धान बिकी पाला आपण जानछि मंडी रे से धान बिकी पारलानी टुकन पाइछि लॉकडाउन प्रधानमंत्री 4 घंटा घोषणा कले धान टुकन पाइछि धान बिकी पारलानी 30 बंद हेला मंडी परिवार बिकी पारला तो ये जो परिस्थिति भितर चाषी गति करुच्ची से परिस्थिति सरकार को आम लोन देदेबू लोन दे कर्ज कर्ज से आत्महत्या कर चलती सेपटे लोन सुझाव जो समय दिया जाछि कोन रखे प्रतिक्रिया कारण अवधि भी तो बढ़ा जाइछि ना कारण चाषी माने जेहेतु फसल हानि होइछि क्षति होइछि कोरोना पई हो बा अदिनिया वर्षा पई हो बा कीट पई हो किंतु लोन सुझाव पई समय मध्य दिया गला कि अगस्त पर्यंत अवधि को बढ़ाइछि अक्षय कुमार से तो से अवधि बढ़ा गले भी चाषी पक्ष रे सेटा कोन माने से रिलैक्स किसी खबर जो सेटा चाषी को टोटल ताको मुक्त करूनी ताको मुक्त करिवो जदि से लोन टा छाड़ी दे थांते जदि तार एमएसपी टा को प्रकृति 1.5 गुणा बढ़ाई थांते जोटा 2600 टका जदि एथि गला जी 2500 छत्तीसगढ़ रे ई काई करि परिबेनी सेटा करि थांते सेमती प्रधानमंत्री घोषणा करथांती जे भाई 5000 टका अकाउंट रे पड़िबो जे जोटा कि कोरोना संदर्भ रे हमें दबो ताहले हुए तो चाषी को सहायता बेसी होता बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय कुमार आम सहित आलोचना करते चाषी नेता अक्षय कुमार एवं जहाँ से कहते कि जदि एमएसपी को 1.5 गुणा वृद्धि करा जाइथांता एवं संपूर्ण लोन छाड़ करा जाइथांता चाषी को हुए तो यह चाषी को बेस फायदा देथांता एवं ये जो एमएसपी कथा कहते एमएसपी 1868 को वृद्धि करछंती यह किछि गोटे बड़ घोषणा नुहे आदर चाषी मैंने बेस उपकृत मध्य हो पारिबे नाही बोली मध्य से तांकर प्रतिक्रिया रखछंती।